आपके सामने वापस हाजिर हैं हम लोग नेत्र विशेषज्ञ के साथ में। बहुत सीनियर हैं और आप जानते हैं कि एक जमाना था जब किसी को चश्मा लग जाए तो बोलते थे कि भाई चश्मिश हो गए, क्या कुछ बीमारी है क्या आंखों में। वो लड़की को चश्मा लग जाए तो उसकी शादी होने में प्रॉब्लम होती थी। पर अभी जमाना बदल गया। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौराहे चौराहे पे देखेंगे तो आपको आई हॉस्पिटल भी दिखेंगे और चश्मे की दुकानें भी मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं और माँ बाप बच्चे को संभाले कि बच्चे का चश्मा संभाले, बच्चा पढ़ाई करे कि अपने चश्मे को संभाले कि अपना सामान संभाले। और चश्मे की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर की फीस से भी ज़्यादा है। आज फ्रेम लेने जाओ तो मालूम पड़ता है कि कितना महंगा फ्रेम है। आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया विषय लिया डॉक्टर टुटेजा टॉक शो में। और नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव, बहुत वरिष्ठ हैं। अशोक बांगा जी हमारे साथ में हैं। मेरे बच्चे को चश्मा क्यों। उल्का जी एमबीबीएस 1980 हैं और एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी 1983 में करा हुआ है। गजरा मेडिकल कॉलेज जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, WHO फेलोशिप इन 1996 एट UCSF सैन फ्रांसिस्को यूएसए, वॉशिंगटन आई हॉस्पिटल वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा लोवा सिटी यूएसए। जो वर्क एक्सपीरियंस है उनका, सर्व गवर्नमेंट एमपी फ्रॉम 1984 टू 2021, 36 ईयर, असिस्टेंट प्रोफेसर टू प्रोफेसर एंड एचओडी इन एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, 30 ईयर्स, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन भोपाल, 5 ईयर्स, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2012 टू 2014, ट्रेनर एंड ट्रेनिंग ECCE with PCIOL, Maulana Azad Medical College, New Delhi, presented and published more than 50 papers in various conferences and journals. Lifetime Achievement Award 2024 from Indore Ophthalmology Society, Indore. Woman of Substance Award 2025 from Welcome in Ophthalmology MP chapter. Our aim of Dr. Today Talk Show is to update the society on the different issues. If you like, you subscribe our channel, promote our channel. It is your channel, for you only, not for us. Your suggestion, comments are always welcome. आपके जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेरी हो, आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। उल्का जी भी देखेंगे, बांगा साहब भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे उल्का जी से कि उसके जवाब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बांगा जी से बोलूंगा, अशोक बांगा जी से बोलूंगा, कहे से रिक्वेस्ट करता हूं कि उल्का जी से जो भी उनके मन में सवाल उभर के आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, सीनियर लोगों के लिए, वो उनसे पूछें और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अशोक बांगा, डॉक्टर टुटेजा टॉक शो से। डॉक्टर टुटेजा को भी नमस्कार, डॉक्टर उल्का जी को भी नमस्कार। साथियों, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर बन के डॉक्टर्स का टीचर बनना और भी मुश्किल होता है। एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर को पढ़ाना, सिखाना और अपने बराबर, ये एक अच्छा टीचर चाहता है कि वो मुझसे भी अच्छा बने मेरा स्टूडेंट, उस स्टेज तक पहुंचना और भी मुश्किल होता है। पर मुझे लगता है कि एक अच्छे टीचर का इससे भी आगे बढ़ना कि वो ऐसे व्यक्ति को अपना विषय समझा सके जो उस विषय का जानकार नहीं है, इतनी सरलता से समझा सके। मैं समझता हूँ कि बेस्ट टीचर वो होता है। और ऐसे ही एक शख्सियत को हम आज मिलवाएंगे आपसे। ये है डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव, जिनको इनके साथ के लोग
ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के लोग उल्का मोखरी वाले के नाम से भी जानते हैं। तो उल्का जी के करियर के बारे में आपने सुना, कितना उनका अनुभव है? उल्का जी, ये विषय आज का बहुत जरूरी, बहुत सामयिक, क्योंकि इस समय लाखों पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चों को चश्मा लग रहा है। और कितने ही बच्चे हम रोज देखते हैं, और हम एज ए पीडियाट्रिशियन कितने ही बच्चों को आई स्पेशलिस्ट के पास रिफर करते हैं दिखवाने, जो हमें शक होता है कि इसकी तो नज़र कमजोर हो रही है। मैं शुरुआत आपसे इसी बात से करना चाहूंगा कि कैसे होता है जब पहली बार आपको लगता है, कोई पेशेंट आया कि इसकी नज़र तो कमजोर है, इसे तो चश्मा लगाना पड़ेगा, और फिर जब आप ये बात माता पिता को बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ही शॉकिंग ये चीज होती है कि वो इस बात को स्वीकार कर सके कि उनके बच्चे को चश्मा। तो उल्का जी, आप तो रोज इस सिचुएशन को फेस करते हैं, आइए यहीं से शुरुआत करें कि आप कैसा महसूस करते हो, आप कैसे डील करते हैं उस सिचुएशन। थैंक यू डॉक्टर गंगा। आपने बहुत ही सामयिक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अ, जब भी पहली बार बच्चे को चश्मा लगता है तो उनके माता पिता को, स्पेशली माँ को, ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को चश्मा लगा ही कैसे। मतलब एज इफ कि बच्चे को चश्मा लगना ही नहीं चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण या एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी क्लिनिक पे एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ था एक नवयुवक ने अपने बेटे के लिए। वो पहले आया, जब उसका नंबर आया वो अंदर आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने बेटे को दिखाना है। तो मैंने कहा उसको कोई प्रॉब्लम है आंखों की, उसको कोई कम दिखता है या उसके टीचर की कोई कंप्लेंट आई है या समथिंग। उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसको सब कुछ ठीक दिख रहा है, सब पढ़ाई ठीक कर रहा है, लेकिन चूंकि मुझे चश्मा लगता है इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी जांच करा लूं। और मैडम शायद आप भूल गई होंगी, मैं सौरभ हूँ। और मेरा पहला चश्मा जब मैं बहुत छोटा था, शायद 6-7 वर्ष का, तब आपने मुझे पहला चश्मा दिया था। और तब मेरी माँ बहुत रोई थी। तो मैं अपनी माँ को भी साथ लाया हूँ, तो मैं अपनी माँ और बेटे को बुला लूँ। मैंने कहा बिल्कुल बुलाइए आप। जब वो दोनों अंदर आए तो मैं खैर पहचान गई उसकी माँ को। बेटे में तो मतलब सौरभ में तो बहुत फर्क हो गया था, लेकिन माँ में ज्यादा फर्क नहीं था। तो मैंने उनकी माँ से पूछा, अरे वाह, आज अपन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बीच में वो भी आती थी मेरे यहाँ आँख दिखाने। तो मैंने कहा जब आपके बेटे को पहली बार चश्मा लगा था, उस दिन तो आप बाहर निकलकर, क्लिनिक से बाहर निकलकर वेटिंग रूम में बैठ कर बड़ा जोर जोर से रोई थी। तो आज आप अपने पोते को ले आए, आज आपको डर नहीं लग रहा? बोले अरे नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती। मेरे बेटे को चश्मा लगा, फिर हम बार बार आपके पास आते रहे, आपने जब जब भी बुलाया, हर 6 महीने में, हर साल में। और फिर ये बड़ा होके बाहर पढ़ने चला गया, फिर अच्छी नौकरी कर रहा है। और जब छुट्टियां थी इन लोगों की, तो ये लोग आए थे, तो इसने कहा कि मैं मैडम को अपने बेटे को भी दिखाना चाहता हूँ। तो अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा, लगना है चश्मा तो लगे। और नेचुरली चश्मा लगने के बाद वो अपनी पढ़ाई और अपना उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सकेगा। तो अब मतलब आप फर्क देखिए, वही मतलब व्यक्ति उस जमाने में बहुत डर रहा था, लेकिन अब इतना अवेयरनेस बढ़ चुकी है। डॉक्टर टुटेजा ने भी जैसा बोला कि आजकल हर जगह आपको चश्मे वाले, चश्मे के डॉक्टर दिख जाएंगे। और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है, तो अब लोग इतना उसको, उससे डरते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो हद तक तो हिच लगती ही है कि अरे मेरे बच्चे को चश्मा क्यों लगा। तो ये है वाकया। तो इसके आगे आप जी हाँ कुछ हाँ। तो कहेंगे? समय समय बदल गया, लोग उसका महत्व समझने लगे। जिस बात को वो स्टिग्मा समझते थे या कमजोरी समझते थे या बीमारी समझते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि ये एक शरीर की आवश्यकता है और इसके बिना गुजारा नहीं चलता। तो उसको वो अब स्टिग्मा नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि ऐसा कोई दोष आ गया जो जीवन भर चलने वाला है और मेरे बच्चे की लोग उसको क्या कहेंगे। यानी वो मन से भावना निकल चुकी है, स्वीकार्यता बढ़ी है उस चीज के बारे में। हाँ उल्का जी, ये बताइए कि चश्मा लगना माने नजर में
नजर की कमजोरी, मोटे तौर पे लोग ये समझेंगे कि नजर कमजोर होती है, पर ये भी क्या अलग अलग तरह के दृष्टि दोष होते हैं? बिल्कुल, दृष्टि दोष अलग अलग तरह के होते हैं। और मेनली जो होते हैं, जब बच्चे को लेके आते हैं माता पिता, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई इसको दूर का कम दिखता है या पास का कम दिखता है या कोई इसकी दूसरी कंप्लेंट है। तो उस हिसाब से हम टेस्ट भी करते हैं और देखते हैं। तो तीन तरह के दृष्टि दोष मेनली दिखाई देते हैं। एक होता है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की चीजें भी धुंधली दिखती हैं। और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें चीजें आड़ी तिरछी, सीधी लाइन थोड़ी तिरछी दिखेगी, या स्क्वायर है तो वो ऑब्लॉन्ग दिखेगा, इस तरह से। तो ये मेनली तीन तरह के दृष्टि दोष होते हैं। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जल्दी डायग्नोस करना। और चूंकि मायोपिया सबसे ज्यादा मिलता है, इसकी मतलब अकरेंस ज्यादा है, तो मायोपिया के बच्चे ज्यादा करते हैं देखने। जी। उल्का जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो आपकी आवाज़ थोड़ी और बेहतर आएगी। आप ये बताइए, आपने बताया कि इन सब में से मायोपिया, जिसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष सबसे ज्यादा कॉमन है। नहीं, कितना कॉमन है? बड़ों में भी यही कॉमन है या बड़ों में दूर दूर की दृष्टि कमजोर होती है? नहीं, बड़ों में भी निकट दृष्टि दोष ज्यादा कॉमन है। पहले तो ये मिलता था करीब स्कूल गोइंग बच्चों में 5 से 10%। पर जो लेटेस्ट स्टडीज अभी हुई है, इस पे बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। तो अभी करीब 20 से 30% बच्चे स्कूल जाने वाले इस दोष से ग्रसित हैं। और बड़े होने पर और ज्यादा, मतलब करीब 40 से 45% तक लोग मायोपिया से पीड़ित है। हाइपरमेट्रोपिया इतना कॉमन नहीं है। जो आप शायद उम्र के साथ जो बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो होता है प्रेसबायोपिया। वो रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, वो कोई दृष्टि दोष नहीं है। वो एक हम्म। नॉर्मल व्यक्ति को 40 की उम्र में लगने वाला पढ़ने का चश्मा होता है। तो उसको हम हम्म। मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया नाम नहीं देंगे। वो अच्छा। एक अलग एंटिटी। जी। तो जी। बाकी मायोपिया ज्यादा कॉमन है। अच्छा, तो क्या ये बचपन से ही शुरू हो जाता है या बड़े होके ये चीज सामने आती है? क्योंकि नॉर्मली स्कूल जाने लगता है बच्चा तब ये चीज पकड़ में आती है। तो क्या ये शुरू से होता है या हम देर से जान पाते हैं या शुरू ही देर से होता है? एक्चुअली ये शुरू बाय एंड लार्ज, मतलब ये समझ लीजिए 6 वर्ष की उम्र में हम इसको महसूस कर पाते हैं। हम्म। जन्म से हो सकता है, पर वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें जन्म से ही होता है, कंजेनाइटल मायोपिया जिसको बोलते हैं, वो हाँ। रेयर है। हम्म। हाइपरमेट्रोपिया थोड़ी कम एज में हो जाता है, और उसमें क्योंकि कुछ आंख में तिरछापन आना, भेंगापन जिसको बोलते हैं या स्क्विंट बोलते हैं, वो आ हाँ। जाता है, वो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। वो कम उम्र हम्म। में ज्यादा होता है, पर ये करीब करीब 6 साल की उम्र में पता लगता है इसका। और हाँ। स्पेशली जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तब हम इसको जल्दी डायग्नोज करते हैं, मतलब बच्चे में हम्म। सिम्टम दिखने लगते हैं इसके। हाँ, तो ज्यादातर तो पहले बच्चों के डॉक्टर के पास ये मरीज जाते हैं, या तो वो सस्पेक्ट करते हैं फिर आपके पास भेजते हैं, या कई बार पेरेंट्स को खुद से समझ में आता होगा कि कुछ गड़बड़ है, या टीचर्स इस चीज को समझ पाते हैं, वो आपके पास भेजते होंगे या उन्हें बोलते होंगे कि दिखा के आइए। तो कैसे कैसे बच्चा आपके पास पहुंचता है इस चीज की जांच के लिए? और फिर पहुंचता है तो फिर आप क्या करते हैं उसको शुरू, कैसे हैंडल देखिए, करते हैं? ऐसा है कि बच्चे के पेरेंट्स ही लेके आएंगे अल्टीमेटली। तो उनको जरूर अलग अलग जगह से पता लगता है। जैसे कई बार जब वो बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं और बच्चों के डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि शायद इसकी नजर कमजोर है, या क्योंकि इसको हेडेक हो रहा है तो एक बार इसके नजर की जांच करा लें। हम्म। या कई बार टीचर्स पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चा बार बार बोर्ड के पास आकर पढ़ता है। जब इसको इसके जगह पे बैठाया जाता है, क्योंकि कई जगहों पे हाइट के हिसाब से बैठाते हैं, हाँ। तो अब वो बच्चे की हाइट ज्यादा है, उसको पीछे बैठा दिया, तो वो बार बार आगे जाके बोर्ड देखने की कोशिश करता है। तो फिर वो पेरेंट टीचर मीटिंग में या स्पेशली वो पेरेंट्स को बुलाकर बताते हैं
टीचर्स कि आपके बच्चे को एक बार आंख के डॉक्टर को दिखा लो। तो और कई बार पेरेंट्स खुद ही ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा कई बार आंख सिकोड़ कर देख रहा है। क्या होता है कि साफ देखने के लिए बच्चा जब स्क्रूइंग जिसको बोलते हैं आंख सिकोड़ कर देखता है तो उसको थोड़ा साफ नजर आता है, एक पिन होल इफेक्ट इसको बोलते हैं हम। तो वो बच्चा बार बार आंख सिकोड़ के या एक आंख बंद करके या टीवी देख रहा है तो बार बार पास जाकर कभी उसको सिर दर्द की शिकायत, बार बार स्कूल से कंप्लेंट आना कि इसका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये सबको देखते हुए कई बार पेरेंट्स अपने आप भी लेके आते हैं। तो जैसा आपने बोला ये तीनों जरिए होते हैं। कई बार बच्चों के डॉक्टर उनको बताते हैं, कई बार टीचर से मालूम पड़ता है, और कई बार वो स्वयं खुद ही आते हैं। और कई बार तो बच्चा भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि मुझे दूर का साफ नहीं दिख रहा है, पर वो थोड़ा कम उम्र वाला कम होता है, थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद में कभी कभी बच्चा खुद भी कंप्लेन। हाँ, इसी में मैं अपनी बेटी के बारे में बताऊं कि उसके स्कूल से शिकायत आई कि ये इसका मैथ्स तो अच्छा है, लेकिन ये हम बोर्ड पर कुछ लिखते हैं क्वेश्चन, ये उसको कुछ और नोट करती है, इसलिए इसके जवाब गलत हो जाते हैं। तो देखे कहीं इसकी नज़र कमजोर तो नहीं है। और हम पहुंचे तो यही समझ में आया कि वो बोर्ड का लिखा हुआ ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, और उसको जो समझ पाती थी लिखती थी, वो यूँ गलती थी, वो पता लगा कि उसको चश्मा लगेगा। तो ये सही है कि माँ बाप और फिर टीचर, ये दो हैं जो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं और समझना चाहिए। अच्छा, फिर जब आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं तो फिर आप उसको कैसे कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे कितना चश्मा लगेगा ये जानते हैं? जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसके नजर की जांच करते हैं, जिसको हम विजुअल एबिलिटी बोलते हैं या विजन लेना बोलते हैं। एक स्पेशल तरीके का चार्ट होता है, स्नेलन्स चार्ट। उससे 6 मीटर दूरी पर बिठाकर बच्चे की नजर देखी जाती है। यदि बच्चे की नजर कमजोर है तो हम लोग एक पिन होल होता है उसको लगा के देखते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। यदि इम्प्रूव हो रही है नजर तो वो शो करता है कि इसको चश्मे से नजर ठीक हो जाएगी। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इसको ये मायोपिक है कि हाइपरमेट्रोपिक है या एस्टिग्मेटिक है। तो उसके लिए हमें उसका रिफ्रैक्शन करना पड़ता है, चश्मे की जांच करनी पड़ती है। और उसके लिए या तो डॉक्टर के पास खुद का मैनुअल रिफ्रैक्टोमीटर होता है, या आजकल बहुत इजी हो गया है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, जिस पर बिठाकर एक चश्मे का अंदाजन नंबर आ जाता है। और फिर उसको हम लगाकर देखते हैं चश्मे की फ्रेम में कि नंबर से उस बच्चे को दिख रहा है कि नहीं। अब इसमें दो तीन वो हैं। एक तो ये कि बच्चा जोर बहुत लगाता है आंख पे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक स्पेशल तरीके की दवाई डाल के पहले बच्चे की आंख को रेस्ट में दी जाती है। उसके मतलब उसका जोर लगाना कम कर दिया जाता है, वो दवाई उसको जोर लगाने से रोक देती है। तो इसको हम इस तरह का दवाई डाल के पहले उसकी आंख को डायलेट करते हैं। इसको हम लोग साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हम चश्मे की जांच करते हैं, और फिर जब उस दवाई का असर खत्म हो जाता है तब हम फाइनल चश्मे का नंबर देते हैं। इसके अलावा चूंकि मायोपिया और कारणों से भी हो सकता है, आंखों की कॉर्निया में कोनिकल कॉर्निया जिसे बोलते हैं, तो ये सब चीजें आंखों की बनावट देखने के लिए हमें उसको स्लिट लैम्प पे देखना होता है। एक वो जांच होती है। फिर इन बच्चों की रेटिना में भी कुछ खराबी हो सकती है, मतलब आंख के पीछे के पर्दे पे भी मायोपिक मरीज के या मायोपिक बच्चे के रेटिना में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें वो देखने के लिए उसका रेटिना भी जांच करनी पड़ती है। तो ये इतनी सारी जांचें, और इसके अलावा यदि बच्चे ने बहुत समय तक चश्मा नहीं लगाया है, उसको काफी दिन से था और वो लेट आया है, तो उसकी आय कभी कभी उसको बोलते हैं एम्ब्लायोपिक आय या लेजी आय। मतलब वो हम चश्मा लगाएंगे तो भी वो इम्प्रूव विजन नहीं होगा। तो इसका पता भी लगाना पड़ता है कई बार। तो ये सारी जांचें एक नेत्र विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, उसके बाद ही चश्मे का फाइनल नंबर दिया जाता है। मैं इसीलिए आपसे सारी बात जानना चाहता था, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो चश्मा बनाने वाले हैं ना, वो भी 10 मिनट में जांच करके दे देंगे, कुछ पैसे बचेंगे, डॉक्टर को क्यों दिखाना। तो लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है और इसकी बहुत बारीकी से विशेषज्ञ ही जांच कर सकते हैं। तो एक बार उनको ढंग से दिखाना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
तो ये बताइए कि ये मायोपिया हो क्यों जाता है, इसके प्रमुख कारण क्या है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक है कि माँ बाप को चश्मा लगता है तो बच्चे को लगेगा ही लगेगा, या और भी कारण बहुत सारे हैं? बहुत अच्छा सवाल। फिर से आ, ये जेनेटिक कारण तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारण है ही, लेकिन एनवायरमेंटल चीजें भी होती हैं जो जिसके कारण चश्मा लग भी जाता है और नंबर भी जल्दी बढ़ सकता है। अब जेनेटिक में भी हम जब बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माँ बाप को है नहीं है तो बच्चे को आ गया, क्योंकि उनकी बहुत पुरानी फैमिली हिस्ट्री में कहाँ था, उन लड़की के माँ बाप को या लड़के के माँ बाप को था तो उनके बच्चों को भी आ सकता है। और यदि माँ बाप दोनों खुद ही मायोपिक हैं तो चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हो जाते हैं बच्चे में आने के। लेकिन इसकी बढ़त और इसमें कई बार होने की कारण भी अलग अलग हैं एनवायरमेंटल, जैसे कि बच्चे का बहुत नजदीक से ज्यादा काम करना या गलत ढंग से काम करना, अंधेरे में पढ़ रहे हैं, पास से पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आज के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्क्रीन। आजकल स्क्रीन का उपयोग इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके अकरेंस में। और तीसरा जो एनवायरमेंटल कारण है वो है बाहर न जाना। आजकल के बच्चे कहाँ गेम खेलेंगे, मोबाइल पे गेम। तो बाहर खेलने कूदने जाना, बाहर की धूप में जाना, बाहर शुद्ध हवा में जाना, दूर की चीजें देखना, तो ये चीजें न करने से भी मायोपिया बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ तीन चार चीजें जो मैंने बताई, जेनेटिक, पास से देखना, स्क्रीन और बाहर न जाना, ये मुख्यतः कारण है जो मायोपिया के ज्यादा होने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिर अगर अगर स्क्रीन के देखने से मायोपिया शुरू होता है या बिगड़ता है, हम बोले, तो अब स्क्रीन से तो बचना संभव नहीं है, मोबाइल से भी बचना संभव नहीं है, ना कंप्यूटर से ना टीवी से। फिर इसमें इसमें फिर ये बताइए कि ज्यादा नुकसान क्या हुआ? कोविड के समय में एकदम से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत पड़ी, बहुत सारे घरों में कंप्यूटर नहीं था तो उन्हें मोबाइल से पढ़ाई करनी पड़ी। मोबाइल भी छोटा सा, बहुत छोटा सा स्क्रीन था, तो 2 साल तक 3 साल तक बच्चों को उसी से पढ़ना पड़ा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मजबूरी है स्क्रीन का यूज, तो मोबाइल बेहतर है या बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप या उससे भी बड़ी स्क्रीन वाला टीवी? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं डेफिनेटली यही बोलूंगी कि मोबाइल पे कोई भी काम करना ठीक नहीं है। मोबाइल का उपयोग सुनने के लिए ज्यादा किया जाना चाहिए। हाँ, लैपटॉप बहुत अच्छी चीज है, और टीवी फिजिबल नहीं होगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो इतना दूर चला जाता है कि उसमें हम पढ़ाई नहीं कर सकते। वैसे तो डेफिनेटली टीवी इज बेटर देन लैपटॉप, पर पढ़ाई के हिसाब से जब आप बोले कि पढ़ना है कुछ, उसे साइमल्टेनियसली नोट्स भी लेने हैं या साइमल्टेनियसली कुछ और उसमें करना है, तो हम्म। लैपटॉप या टैबलेट इज बेटर देन मोबाइल। मोबाइल नो, हम्म। टीवी में पॉसिबल नहीं है पढ़ाई करना। हाँ, तो हम लैपटॉप और टीवी को लगभग एक ही कैटेगरी में रखें कि बड़ा स्क्रीन होता है, क्योंकि जैसे अभी जियो वाली कंपनी प्रमोट कर रही है कि क्यों लैपटॉप लेते हैं, अपने टीवी को कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम लीजिए और यूज करिए। तो हाँ, डेफिनेट वो कर ठीक सकते है, हैं बिल्कुल। ये कर सकते हैं पर अगर किसी के इसमें पास। यदि आपको कुछ करना है तो आपको बहुत पास बैठना पड़ेगा ना उसके। हाँ हाँ, निश्चित निश्चित रूप तो से। फिर जी हाँ। वो जो आपका मकसद था वो सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें इसमें, भी मार्केटिंग फंडा जियो, हाँ वो भी बात है, वो भी बात है। अपना माल बेचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अपना प्लान बेचना है उनको। हम्म। पर ठीक है, जो लैपटॉप नहीं ले सकते या जो उसको दो तरह से यूज करते हैं तो वो एक ऑप्शन हो गया, पर मोबाइल हाँ, से बेहतर है कि बड़ी स्क्रीन को यूज करें। अच्छा, आपको तो सिर्फ लेक्चर सुनना है जी तो हाँ। आप टीवी यूज करो। सिर्फ लेक्चर हाँ सुनना है, डेफिनेटली हाँ टीवी इज मच बेटर। हाँ हाँ, तो आपका प्रोग्राम देखना है तो टीवी पर देखें कि लैपटॉप पर या मोबाइल तो अगर किसी को मायोपिया है ही सही,
तो फिर क्या वो स्क्रीन के यूज से बढ़ता जाता है, बढ़ सकता है? डेफिनेटली अच्छा। ऐसा है कि जिसको नहीं है मायोपिया उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि स्क्रीन ज्यादा यूज कर लेगा तो मायोपिया हो ही जाएगा। हो जाएगा, हाँ। तो हम्म। वो डेफिनेटली बढ़ सकता है, या उसको हाँ, कम चांसेस थे, कम हम्म। था उसका मायोपिया तो वो ज्यादा होके नजर आएगा। जैसे किसी को हाँ। 0.5 लगना था, हो सकता है हाँ। उसको 1 लगने लगे, 1 नंबर का चश्मा लगने लगे। तो अच्छा। डेफिनेटली स्क्रीन से उसके आई पे स्ट्रेन ज्यादा आता है, जिसके हाँ। कारण आईबॉल की लंबाई बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उसका नंबर बढ़ सकता है, या कम नंबर हम्म। है तो आ भी सकता है, मतलब उसको न आने के चांसेस हैं। हाँ। हाँ। फिर दूसरी बात एक ये है कि बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है आजकल। घर में पढ़ना, फिर स्कूल में पढ़ना, फिर कोचिंग में पढ़ना, पूरा टाइम नियर विजन, पूरा टाइम किताबों के छोटे छोटे लेटर्स। क्या पढ़ाई ज्यादा करने से भी मायोपिया बढ़ेगा? वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले भी बोली कि यदि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। तो उन्हें जरूरी है कि वो ठीक डिस्टेंस पर किताब रखें, अच्छी लाइट में किताब रखें, ठीक पोस्चर में बैठें। हम्म। अदरवाइज थोड़ी आंख पे जोर आएगा और नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अब हम पढ़ाई हम्म। तो रोक नहीं सकते, पढ़ना है तो हाँ। पढ़ना तो पड़ेगा ही, हाँ। लेकिन अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। इनके हम्म। स्पेशली अब चूंकि बच्चे छोटे हैं, वो खुद इतना नहीं समझते, तो उनके पेरेंट्स को उनको समझाना पड़ेगा, उनको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और उस तरह से अमल करना। हम्म। एक बात आपने अभी और कही थी कि आउटडोर एक्टिविटी कम होने से मायोपिया बढ़ रहा है। थोड़ा इस विषय में और बताएंगे? बिल्कुल। आउटडोर एक्टिविटी एक्चुअली 2 कारणों से उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। आउटडोर एक्टिविटी में आदमी पास में कोई चीज नहीं देख रहा है, वो पूरे हम्म। समय दूर की चीजें देखता रहता है, तो हम्म। उसका जो पास के देखने पर जो आई स्ट्रेन होता है वो नहीं होता। हम्म। दूसरी चीज, काफी समय वो सनलाइट में रहेगा, तो हम्म। सनलाइट अपने रेटिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो अपने आंख में जाती है तो आंख के स्टिमुलस को ऐसा करती है कि वो आईबॉल की ग्रोथ नॉर्मल रहे। अब ये मायोपिया क्यों होता है, उसमें आंख की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, एबनॉर्मली लॉन्ग हो जाती है। हम्म। तो सनलाइट में न रहने से ये लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो सनलाइट में ये एबनॉर्मल चीजें नहीं होती, आंख की नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, तो उसके हम्म। कारण मायोपिया कम बढ़ता है या होने के चांसेस कम है। तो जो हम लोग ये बात हम लोगों पर भी लागू होती है कि हम पूरा दिन अपना काम करते हैं तो हम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, हम लोग आउटडोर नहीं जाते। तो एडल्ट्स को भी जिनको मायोपिया है या इवन और भी कोई आई प्रॉब्लम है और वो सनलाइट को एक्सपोज नहीं होते, और उनके साथ भी यही बात होती होगी। इसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट स्टडीज हैं? नहीं, वैसे तो नहीं है, पर इनडायरेक्टली अपन बात करें तो नेचुरली बाहर जाना, शुद्ध हवा में जाना, घूमना फिरना, आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी आंख भी अच्छी रहेगी। हम्म। पर बात करें मायोपिया की, हाँ। जो बढ़ रहा है तो वो तो करीब एक 18-19 साल तक, उसके बाद मायोपिया बढ़ता नहीं है। हाँ। तो जो एडल्ट में बात कर रहे हैं आप, तो वहां मायोपिया बढ़ने की या मायोपिया आने की बात अब नहीं आती। हम्म। अब उनमें दूसरे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट होना, मोतियाबिंद होना। तो हम्म। वो तो यदि आप सनलाइट में ज्यादा रहे तो ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि धूप में ही बाहर निकले, हाँ। आप बाहर निकले पर हम्म। एट योर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको हम्म। खेलना है या, पर डेफिनेटली बाहर जाना और मतलब अच्छी लाइट में रहना हाँ। हम इस एक पे आपने जो दो पॉइंट्स बताए, एक तो आपको सनलाइट का। सुकून देगा, आपकी हेल्थ को भी अच्छा जी। लगेगा। तो एक तो इनडायरेक्टली आपको मैंने एक तो बात आपने बताई सनलाइट की, और दूसरी बात कि वो डिस्टेंट विजन की, कि हम अंदर इंडोर रहते हैं तो हम डिस्टेंट विजन वाली कैपेसिटी का उपयोग कम करते हैं।
तो आई की जो सारी मूवमेंट्स हैं हम उसका उपयोग नहीं करते, लगातार नियर फोकस में रहते हैं, तो इससे इससे बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सभी के लिए फर्क पड़ता होगा निश्चित रूप से। तो फिर ये बताइए कि अगर किसी को मायोपिया डायग्नोज हुआ या डेफिनेटली किसी को सिर्फ शक हुआ मायोपिया नहीं है, तो भी नॉर्मल बच्चों को भी कितना फ्रिक्वेंटली आपके पास आना चाहिए, आई चेकअप करवाना चाहिए? कित, कितने कितने समय के बाद कराना चाहिए? बीइंग एज स्पेशलिस्ट बीइंग एज स्पेशलिस्ट नेत्र विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये कहूंगी कि बच्चा पैदा होते बराबर ही एक बार उसकी आई टेस्ट हो जानी चाहिए, स्पेशली हम्म, यदि वो हम्म, कम बर्थ मतलब उसका बर्थ वेट कम है या वो हम्म, जल्दी पैदा हो गया है, तो हम्म, उन केसेस में उनको ऑक्सीजन ज्यादा दी गई है, तो इन सब केसेस में तो जन्म पे ही देखना जरूरी है। वो उसमें मायोपिया नहीं मालूम पड़ेगा, पर और बीमारी हम उसमें आएंगी। पर चूंकि आपने ये पूछा हम्म, कि कब कब दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि एक बार बर्थ के समय, फिर एक बार प्री स्कूल टाइम में। अभी मैं आपको ये बता हाँ, दूं कि अभी कुछ रिसर्च हो रहे हैं जिनमें प्री स्कूल चिल्ड्रन में हम प्री मायोपिक स्टेज मालूम कर लेते हैं, प्री मायोपिक हम्म, स्टेज, तो उनको मायोपिया जी, होने के कुछ चांसेस ज्यादा हैं। तो उनको हाँ, हम कुछ एट्रोपिन के आई ड्रॉप्स या कुछ स्पेशल तरह के चश्मे वो एडवाइस कर सकते हैं, जिससे कि उनको मायोपिया न आए या न बढ़े। हाँ, तीसरा पड़ाव है, आपको जब स्कूल जाने लगता है, 6 साल का बच्चा होता है, तब तो आपको पक्के से उसको दिखाना ही है। और हम्म, वैसे यदि वो मायोपिया उसको निकल आता है, तब तो आपको शुरू में हर 6 महीने में, क्योंकि बच्चा पहली बार जब हम्म, नंबर हम देते हैं तो हम उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करते कि वो सही पढ़ रहा है कि नहीं। कई बार तो वो रट लेता है सारे लेटर्स और वो पढ़ देता है। तो हम उसको पहला नंबर देने के बाद 6 महीने बाद डेफिनेटली बुलाते हैं, क्योंकि तब तक उसकी समझ बढ़ चुकी होती है। हाँ, उसके अलावा हर वर्ष उसको देखना देखना होता है। हम्म, पर यदि वो मायोपिक नहीं भी है, तो भी उसका बीच बीच में चेकअप करवाना अच्छा रहता है, क्योंकि हम्म, मायोपिया जरूरी नहीं कि प्री स्कूल में या स्कूल चालू होते बराबर आ जाए, बाद में भी आ हाँ, सकता है। अब मैं भी हाँ, मायोपिक हूँ और मेरा मायोपिया डायग्नोस तब हुआ जब मैं मेडिकल में, तब मुझे मालूम पड़ा। तो इसलिए हाँ, अभी तो बहुत से स्कूल्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ टेस्ट होता ही रहता है हर साल, तो वहां भी हाँ, ये चीज पकड़ में आ जाती है। हम्म, हम्म, तो बात करें हम्म, कब कब, तो एक नहीं, जन्म के समय, स्कूल स्कूल गोइंग, और फिर या तो कभी प्रॉब्लम हो तब, या फिर यदि नहीं भी है तो बीच में 2-3 वर्ष में कभी ना कभी बच्चे को दिखाते रहना चाहिए। हाँ, हाँ, ठीक। और ये बताइए, जब मायोपिया डायग्नोज हुआ और उसने चश्मा लगाना चालू किया, फिर भी उसका नंबर बढ़ता जाता है, तो जो रेगुलर चश्मा लगाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी देर लगाया, नहीं लगाया, या पढ़ते समय लगाया, बाद में नहीं लगाया, इस टाइप से करते हैं। तो उनको क्या, एक बार लगाया मैंने, उसे पूरा दिन लगाना चाहिए, वो उचित है? और ढंग से चश्मा लगाने और नहीं लगाने वाले में कुछ फर्क पड़ता है फ्यूचर में? हम्म, बिल्कुल, हम्म, ये सवाल बच्चे की माँ जरूर करती है या पेरेंट को, हाँ, इसको कि हम 24 घंटे लगाएं, तो हम हाँ, जोक में लेते हैं उसको, हम हंसी मजाक में कि भाई 24 घंटे तो नहीं लगा सकते, जब सोएगा बच्चा तो नहीं लगाएगा, पर उसको दिन भर लगाना जरूरी है। मतलब हाँ, वो जब सुबह उठता है उसको घूमने और उसके सोने तक लगाना जरूरी है। हम्म, बहुत कम नंबर है तो खेलते समय चाहे वो हटा दे, जब मतलब बड़े चीजों का गेम खेल रहा है तो। और बाकी उसको दिन भर लगाना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आपने जैसे पूछा, यदि वो नहीं लगाए तो उससे क्या होगा कि यदि वो कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है, तो जब नहीं लगा रहा तो आई स्ट्रेन होगा उस पर, और फिर उसमें हम्म, नंबर ज्यादा जल्दी घटने के चांसेस रहते हैं। और वैसे तो हम्म, नंबर 18 साल 19 साल तक बढ़ता ही है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ होती है तो आई बॉल की भी लंबाई बढ़ती है, इसलिए चश्मे का हम्म, नंबर भी बढ़ता है थोड़ा बहुत। पर वो हाँ, ज्यादा ना बढ़े इसके लिए चश्मा लगाना है। दूसरी चीज हम्म, जो आपने बोला कि न ही लगाए, तो न ही लगाए तो ये तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि न लगाने से
जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, यदि बच्चे ने चश्मा नहीं लगाया तो उसकी आंख ने देखना ही बंद कर दिया। वो उतना ही देख रही है जितनी उसकी क्षमता है। जैसे वो आपने चार्ट देखा हुआ, उसमें के बड़ा अक्षर पढ़ पा रहा है बच्चा, चश्मा लगा के वो पूरा पढ़ पा रहा है। अब वो यदि बड़ा अक्षर ही पढ़ पा रहा है, इसका मतलब बच्चा कम ही देख रहा है। तो आज से 5 साल बाद यदि वो चश्मे का नंबर लेने आएगा तो उसकी नजर चश्मे से भी नहीं बढ़ेगी। तो यह एक इम्पोर्टेंट इशू है कि चश्मा न लगाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है आगे जाकर। इसको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई हो सकती है। यानी पेरेंट्स को ये जानना समझना जरूरी है कि अगर जरूरत है तो चश्मा लगाना है और फिर उसे रेगुलर लगाना है। और मतलब उसको एक मुसीबत नहीं समझना, वो उसे अपनी नेसेसिटी समझना है और शरीर के एक पार्ट की तरह उसको उसको रखना है। बिल्कुल। पर चश्मे की आंखों की देखभाल करना है वो तो समझ में आ गया। अब चश्मे की भी कोई विशेष देखभाल करना होता है क्या, या अच्छा चश्मा आजकल सस्ता से लेके महंगा महंगा बहुत महंगा वो सब कुछ होता है, तो उसमें क्या फर्क होता है? हमें क्या कैसे डिसाइड करें कि कैसा चश्मा लेना है? बिल्कुल, चश्मा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहले तो ये बताती हूँ आपको, आजकल बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं और काफी अच्छे आते हैं, हल्के होते हैं और उसमें नॉन स्ट्रेचेबल, मतलब स्क्रैच नहीं लगता। और मत- कितनी आंख को कितना ढकना है वो भी उसमें रहता है। आंख की सेंटरिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो ये तो चश्मे की बनावट ही। दूसरा, उसकी देखभाल भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चा ऐसे चश्मा निकाला, उसको ऐसे हाथ में पकड़ लिया, तो हाथ के सारे जो ग्रीजी उंगलियां रहती है वो उस पर छप गई। तो चश्मा साफ देखने की जगह चश्मे से और धुंधला दिखाई देगा। तो जो हम्म। उसका मकसद है चश्मा लगाने का वो पूरा ही नहीं होगा। हाँ। तो चश्मे को साफ रखना बहुत जरूरी है। जब बच्चा हम्म। छोटा है तो यह काम उसके पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। हाँ। मुझे हाँ। मालूम होना चाहिए कि एक रनिंग वाटर में सिंपल अपना कोई भी साबुन लगा के उसको धोया तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हम्म। कपड़ा को इस्तेमाल करना है तो वो जो माइक्रो फाइबर जो चश्मे वाले देते हैं वही कपड़ा इस्तेमाल करना है। हम किसी मोटे का इसमें मोटे कपड़े से या साड़ी से या किसी से भी पोंछ देंगे शर्ट से, तो उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे और वो हम्म। चश्मा अपना मकसद पूरा नहीं करेगा। हम्म। इसके अलावा एक और जो चीज होती है उसमें चश्मे को रखना। क्या होता है कि अपन ने चश्मा निकाला और रखते समय ऐसा रख देते हैं कि वो लेंस जो है वो सरफेस पे टच करता है, उल्टा रख देते हम्म। हैं चश्मे को। तो हमें ये नहीं करना है। आप समझ गए होंगे इस बात को, मैं तो भी हाँ। बता हाँ। रही हूँ कि ऐसा रख हाँ। दिया तो हाँ। इसका लेंस इधर से स्क्रैच लग के खराब हो गया। तो इसको हाँ। ऐसा नहीं रखना है। ऐसा रखें कि वो टच ना हो लेंस उस पे। या हम्म। फिर बेस्ट तरीका है कि उसके केस में ही रखा जाए, तो हाँ। फिर ज्यादा ठीक रहता है। ठीक। क्योंकि ठीक। उसका मकसद पूरा होना चाहिए। और हाँ। ये भी नहीं है कि चश्मा एक बार टूट गया टेढ़ा हो गया तो वैसे ही लगा रहे हैं। उसको हम्म। अगर कुछ टेढ़ा हो गया तो उसको ठीक करवा लें। कुछ भी हाँ। उसमें प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली ठीक करवाएं। हर साल नया चश्मा दें। कई बार उन्हें लगता है कि बच्चा तो चश्मा बदलना है इसलिए बोल रहा है कि मेरे को दिखा दो। कई बार बच्चे हाँ। बोलते हैं मुझे अब इस चश्मे से भी कम दिख रहा है। तो पेरेंट्स को लगता है कि उसको तो नया चश्मा पहनना है इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे दिखा दो। तो हम्म। ऐसा नहीं है। उसको हर साल में नया नंबर, मतलब जो लेटेस्ट नंबर हो उसी का चश्मा लगाना जरूरी। हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है। अब बच्चे ने चश्मा लगा लिया और उसकी केयर करना सीख गया, उसे और क्या करना चाहिए मायोपिया की मीन्स देखभाल करने के लिए? और भी कुछ करना चाहिए चश्मे के अतिरिक्त? नहीं, चश्मा तो लगाना ही है, पर उसके हाँ। अलावा जैसा कि अपन ने उसके कारणों की बात की थी, हाँ। तो उन कारणों में अब जेनेटिक कारण तो हम नहीं बदल सकते। हम्म। तो जो है वो रहेगा ही। पर हाँ। चश्मा बढ़ने की जो तादाद हो रही है हाँ। को कम करने के लिए हमें ये दूसरी चीजों का ध्यान जो हम दे सकते हैं जीवन शैली पे अपने, उसको ध्यान देना चाहिए कि हम्म। बच्चा जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम रखे, जितना हो सके टीवी कम देखे, मोबाइल न देखे, हम्म। बाहर खेलने कूदने जाए। कम से कम 1.5 से 2 घंटे उसको आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए। मतलब हम्म। माता पिता को प्रेरित करना चाहिए कि बच्चा जाए खेलने। हम्म। हम्म। और पढ़ते समय बहुत नजदीक से ना पढ़े,
उस पे लाइट ठीक से आए। कई बार बच्चा ऐसे बैठता है कि ट्यूबलाइट या लाइट सामने से आ रही है, बच्चा यूं बैठा है तो उस पे तो अंधेरा आ रहा है, तो बैठने की उसको ढंग ठीक होना चाहिए, हाँ ठीक पोस्टर में बैठना चाहिए। तो ये सारी हम्म, बातें, और इसके अलावा उसका खान पान भी अच्छे से रहना चाहिए। ऑफ कोर्स हम्म, खान पान से कोई डायरेक्ट चश्मे में फर्क नहीं पड़ता, पर आंख मतलब बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आंख की भी अच्छी रहेगी, आंख का रेटिना ठीक रहेगा तो चित्र अच्छा बनेगा। क्योंकि मायोपिया के लिए तो नहीं, लेकिन रेटिना और कॉर्निया और कंजंक्टिवा इन सब के लिए खाने का अच्छा आहार होना चाहिए, मतलब विटामिन हम्म, ए, सी और हम्म, युक्त आहार लेना चाहिए, जिससे कि हम्म, आंख की हेल्थ अच्छी बनी हाँ, देखिए, सब शरीर के हर अंग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना जरूरी है। एक्सरसाइज और एक्टिविटी जरूरी है। हम हार्ट की बात करें, हम मसल्स की बात करें, हम ब्रेन की करें या हम आई की करें, सबके लिए आउटडोर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, वो सब कुछ जरूरी है। तो वैसे आँख के लिए भी जरूरी है। हम अच्छी आदतें सीखेंगे, अच्छा करेंगे तो पूरे शरीर को लाभ होगा, आँख को भी लाभ होगा। अब आपने बताया कि सूर्य का प्रकाश हेल्प करता ही है। अब एक चीज और बताइए कि क्या कोई एक्सरसाइजेज है जिससे चश्मे का नंबर कम हो सकता है या मायोपिया का बढ़ना रुक सकता है? डायरेक्टली तो ऐसा कोई वो नहीं है उपाय कि हम ये एक्सरसाइज कर लें तो चश्मा हट जाएगा। हम्म लेकिन जैसा कि आप भी अभी बोले कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो आंख भी अच्छी रहेगी। तीसरी चीज, यदि हम आंख की एक्सरसाइज की बात करें तो आंख की एज सच एक्सरसाइज हम उन लोगों को बताते हैं जिनमें मसल वीकनेस या कुछ होता है उनको। लेकिन यहाँ हम एक्सरसाइज को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हम स्क्रीन पे बैठ देख रहे हैं, तो हम्म, हमें 20-20-20 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। यानी हाँ कि हम स्क्रीन को 20 मिनट जब देख लें, तब हमें अपनी नजर दूसरी तरफ हटाकर 20 फीट दूरी पर देखना चाहिए, कम से कम 20 सेकंड तक। हम्म, तो ये अपन एक तरह की एक्सरसाइज मान के चलें या जो भी। हम्म, और इस तरह हाँ का ये अपनाने से आपका स्क्रीन से जो नुकसान होता है वो हाँ, कम होता है, हम्म, मतलब उतना नुकसान देख लायक नहीं होता। तो इसको हम 20-20-20 का फॉर्मूला बोलते हैं, हाँ तो ये अपनाना बेहतर रहेगा। हाँ। एक चीज और देखी गई है और कही भी जाती है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बच्चों को चश्मा ज्यादा देखने को मिलता है, अमीर लोगों के बच्चों को चश्मा लगा हुआ ज्यादा मिलता है, गरीबों को कम होता है, गांवों में कम होता है। तो आर्थिक स्थिति से इसका संबंध जोड़ना क्या उचित है या दूसरे कारणों से ऐसा हो रहा है? हाँ, इनडायरेक्टली अपन इसको जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं। हम्म, जैसा कि आपने कहा कि गांव में चश्मा कम लगता है, ऐसा नहीं है। गांव में भी यदि बच्चे के माता पिता चश्मा है तो उसको चश्मा आने की संभावना डेफिनेटली ज्यादा है। हाँ, लेकिन गांव में चूंकि उसका बाय एंड लार्ज उसका स्क्रीन टाइम कम रहता है, वो हम्म, खेलने बाहर ज्यादा जाता है, सनलाइट में ज्यादा रहता है। ये तो एक चीज हो गई, क्योंकि इसलिए उसका हम्म, लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो गया, वो बाहर की दूर की चीजें ज्यादा देख रहा है, पास हम्म, ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। हाँ शायद गाँव में थोड़ा पढ़ाई का भी बोझ थोड़ा कम होता है। हाँ, तो और जो चीज है, कई बार ये होता है कि गांव में या अपन बोले ऐसे लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो चश्मे वाले के पास या डॉक्टर के चश्मे के डॉक्टर ये अपना आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनके हम्म, पास उस वहां तक जाने का जरिया नहीं होता या उन्हें मालूम भी नहीं होता, इग्नोरेंस रहता है। तो इस कारण से भी जितना है उससे भी हम कम आंकते हैं उसको, कि जितना हम्म, गांव में मिलना चाहिए जितना परसेंटेज उससे कम हम्म, हमें इस कारण से मिलता है, क्योंकि हाँ, वो यानी हम दिखाई डायग्नोज नहीं, नहीं कर पाते। हाँ अंडर डायग्नोस्ड बोलेंगे हम उसको, कि वो अंडर हाँ डायग्नोस्ड रहता है। हाँ हाँ, और इसी के विपरीत इन्फ्लुएंस फैमिली में बच्चे को चश्मा का कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी पेरेंट्स को लगता है कि चश्मा होगा लगवाने से तो इसके नंबर 100 में से 100 आ जाएंगे। तो वो ले भी जाते हैं। और दूसरी चीज जो है वो तो है ही कि वो उसके पास में स्क्रीन और इन सब की एसेसिबिलिटी ज्यादा है, मोबाइल की, टीवी की, तो वो इन सब चीजों को ज्यादा यूज करता है।
घर हाँ छोटे होते हैं, घर के अंदर खेलने की जगह नहीं होती है, तो हाँ। वो बाहर गेम खेलने की जगह मोबाइल गेम खेलते रहते हैं। तो हम्म इनडायरेक्टली हम बोले तो ये जीवन शैली का प्रभाव है जो हम्म गांव और शहर के लोगों में डिफरेंस लाता है। हम्म अदरवाइज हम्म, जेनेटिक जो है वो तो रहेगा ही। हमारे हाँ पास तो कितने बच्चे, मतलब क्योंकि मैं गवर्नमेंट उसमें रही हूँ, तो वहां पे हम्म सभी तबके के लोग आते थे। तो गांव के भी बहुत से ऐसे आते हैं जिनको चश्मा लगता है, हाँ। मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके बच्चे को चश्मा है या उसको खुद को भी चश्मा होता है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, पर हाँ कम लगता है और कई हाँ। बार अंडर डायग्नोस्ड और मुझे लगता है कि वो जो कम लगता है वो भी आने वाले समय में लगेगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है। और हमें कई बार पेरेंट्स की नासमझी पर तरस आता है। जैसे हमारे पास बच्चे को दिखाने आते हैं, और 8 9 10 महीने का बच्चा भी रोता है जब वो दिखाते हैं बच्चे को डॉक्टर को, तो बच्चा रोता है। रोता है तो तुरंत से माँ या पिता उसका जल्दी से मोबाइल निकाल के एक वीडियो निकाल के उसकी आंख के सामने करते, मतलब उसे चुप कराने की कोशिश और नहीं करते, उनको वही तरीका समझ में आता है। यानी वो अब इतने छोटे बच्चे को भी मोबाइल को और सिखाना चालू करते कि ये देखो और चुप हो जाओ। तो भविष्य में मुझे लगता है कि वो भी आपके पास आने वाले हैं जल्दी ही। उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहूंगी कि ऐसा सोचा जा रहा है कि 2050 तक हमारे यहाँ 50% आबादी मायोपिक होने वाली है, ओ। हो सकती है मतलब। हाँ तो हाँ इसको कई लोग वैश्विक महामारी का भी नाम देने लगे हैं। हाँ तो हाँ इसीलिए डब्ल्यूएचओ भी इस विषय पर काफी काम कर रहा है। हाँ तो हाँ। ये है आप गंभीर विषय, गंभीर विषय है। और इसीलिए तो हम आपसे इतना कुछ सीखना चाह रहे थे कि लोगों तक जागृति लाई जाए कि अ, इस पर ध्यान दें। ये नेग्लेक्ट करने वाली चीज नहीं है, टालने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर जरूरत है तो आज ही उस चीज को चेक करें। तो ये बताइए कि कोई किसी को डायग्नोज हुआ मायोपिया, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं करता या नहीं लगाना चश्मा चाहता, तो कोई ये बात अगर बढ़ती है तो बढ़ के फिर क्या हो सकता है आगे चल के उसमें? यदि वो चश्मा नहीं लगाना चाहता, देखिए चश्मा सबसे कम पैसे लगने वाला, मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं है, और हाँ। दूसरी चीज सबसे इजी थिंग है जो लगा सकते हैं। हम्म लेकिन वो लगाना नहीं चाहता है। ये छोटे बच्चे तो लगा लेते हैं चश्मा, पर थोड़ा बड़े होने के बाद उन्हें चश्मे से कुछ एक हम्म वो हीन भावना आने लगती है कि मैं चश्मा लगाता हूँ। तो हम्म जब बच्चा अपना संभाल खुद कर सके तो हम उसको कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, जिससे कि बाहर चश्मा ना दिखे और वो हाँ कॉन्टैक्ट लेंस लगा ले। हाँ। और और थोड़ा बड़ा होने पर, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ चेंज हो सकता है, तो जब उसका नंबर स्थिर हो जाता है 18 19 साल की उम्र में, तब हम्म हम उसको लेजर से भी उसकी कॉर्निया को रीशेप कर देते हैं, जिससे कि चश्मा हट जाता है। तो ये हाँ। कुछ उपाय हैं जो हम नंबर, मतलब आंख की नजर बढ़ाने के लिए कर सकते हम्म हैं। हम्म। और फिर एक एक मैंने पढ़ा हाई मायोपिया एक टर्म, वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है? हाई मायोपिया एक हम बोलेंगे अच्छा मायोपिया नहीं है। हाँ इस सेंस में कि हाई मायोपिया में नंबर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, बहुत हाँ। जल्दी हो जाता है बच्चे को, जैसे यूजुअली अपन बोल रहे हैं 6 साल की बात, पर वो हो सकता है 3 या 4 साल में ही आ जाए। और हम्म। बहुत जल्दी बढ़ता है, और 6 से ऊपर, -6 से ऊपर का नंबर को हम हाई मायोपिया का दर्जा देते हैं। हाँ। और उन केसेस में उनका, जैसे मैं अभी पहले बात कर रही थी कि आई स्पेशलिस्ट को दिखाने वाली जब बात थी, कि उनका रेटिना देखना बहुत जरूरी होता है। उनको रेटिना में प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट हो जाना या रेटिनल डिजनरेशन होना। इसके हम्म। अलावा उन लोगों को ग्लोकोमा होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और उनको मोतियाबिंद भी जल्दी आ जाता है। तो ओ। हाई मायोपिया एक गंभीर समस्या है, और उसको अपन समय रहते ही, जैसे बचपन में ही हमें दिख गया कि इनको होल है या कोई तरह का डिजनरेशन डिजनरेशन है, जिसको हम्म। हम लेजर से ठीक कर सकते हैं। तो हाँ वो ठीक तभी हो सकता है जब उसको डायग्नोज करें हम। हाँ। इसलिए कभी भी कोई बच्चा चश्मे का नंबर लेने आया तो हम उसे सिर्फ नंबर देकर तिश्री नहीं करते, हम उसकी हम्म पूरी आंख की
विस्तृत जांच करते हैं और तभी उसको हम नंबर आगे देते हैं। हाँ हाँ। एक एक आंकड़ा पढ़ा मैंने कि नेपाल में बहुत कम लोगों को चश्मा की जरूरत, मायोपिया की कंडीशन देखी गई। 1% से कम बच्चों को मायोपिया निकला। भारत में 12% और चीन में 37% और साउथ कोरिया में शायद उससे भी ज्यादा। और एज बढ़ते बढ़ते और ज्यादा हुआ। तो ये जो इतना फर्क है, इतना बड़ा फर्क है, ये किस कारण से है? उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, या उनकी आई की शेप में कुछ फर्क होता है, या कोई अननोन फैक्टर्स? नहीं, ये अपन काफी कुछ इसका मतलब सामने ही है इसका उत्तर, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंस है। मैं खुद नेपाल 3-4 बार जाके आ चुकी हूँ। अ, वहाँ की लाइफस्टाइल मतलब वो लोग ज्यादा ना, उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर हो पढ़ाई का, एक बाय एंड लार्ज हायर तबके में तो रहता ही है हर एक में। पर हाँ। बाय एंड लार्ज उनको इतना ज्यादा नहीं रहता, वो बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर ज्यादा घूमना फिरना रहता है उनका। जल्दी सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो हम्म उससे क्या होता है कि उनका नेचुरल लाइफ में वो ज्यादा काम करते हैं हम्म और हम्म खुले वातावरण में रहते हैं। हम्म स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम है। इसका बिल्कुल अपोजिट चीन में है। वहां पे बहुत ज्यादा गैजेट्स का उपयोग होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है। तो हम्म उन लोगों में लाइफस्टाइल का तो फर्क है, हम इंडियन इन बिटवीन है तो ठीक है। पर एक उसमें जेनेटिक भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। ईस्ट एशियन कंट्रीज में जीन मतलब जीन्स में ऐसे हैं बदलाव जो मायोपिया को ज्यादा मतलब लाते हैं। मायोपिया हम्म उनके बच्चों में ज्यादा होता है, तो यह भी एक कारण है। तो ये हाँ। दोनों जब कारण मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उसका उसकी संख्या हम्म बढ़ जाती है। हम्म और हम्म, चूंकि हम अभी इन बिटवीन है तो हमारा परसेंटेज भी इन बिटवीन है। हाँ पर वही जैसा आप बोल रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा हम खुद नहीं जानते। हाँ हाँ। तो लेकिन भविष्य में कुछ नए रास्ते निकलेंगे, कुछ नई खोजें होंगी। समस्या है तो कुछ नए हल मिलेंगे। अभी कुछ हमारे सामने कुछ नया होता हुआ दिख रहा है इस फील्ड में। बहुत कुछ, बहुत हाँ। कुछ नया हो रहा है। जी। मायोपिया एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिस पर बहुत रिसर्च चल रही है। और अभी तक जो रिसर्च हुई है, जो निकल के आया है और जो हम अब उपयोग में भी ला रहे हैं, वो दो दो चीजें हैं जिनको हम अपने ट्रीटमेंट में उपयोग में लाते हैं। एक है बहुत डाइल्यूट क्वांटिटी की एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, हम्म 0.05 to 0.01, आजकल 0.01% यूज कर रहे हैं। हम्म वो ड्रॉप है, रात को एक बार डाल दी जाती है और सुबह इसका कोई असर नहीं रहता। तो और इससे मायोपिया की ग्रोथ कम होती है, हम्म क्योंकि उसमें आई की मसल्स रिलैक्स हो जाती है सारी, तो आई हाँ। पे जोर नहीं पड़ता। दूसरा, यही कारण देखते हुए कि ज्यादा मसल्स रिलैक्स ना मतलब मसल्स रिलैक्स रहे, उसके लिए खास तरह के चश्मे आ गए हैं। उन चश्मे में सेंटर में तो फोकस अच्छा रहता है, लेकिन पेरीफेरी डी फोकस रहती है। मतलब हम्म जो मायोपिया कवर होना है वो सेंटर से कवर हो रहा है और पेरीफेरी में उसको डी फोकस कर दिया, जिससे कि हाँ। इमेज रेटिना पर शार्प न बने हर जगह। तो उस हम्म कारण भी उस आईबॉल की लेंथ की बढ़ना कम हो जाता है। हाँ। एक और जो है वो थोड़ा और पहले आ चुकी है स्टडी, वो है ऑर्थो के लेंसेस। एक हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं जिनको हम्म रात में लगा दिया जाता है, जिससे कि कॉर्निया का शेप थोड़ा फ्लैटन हो जाता है, मतलब आईबॉल की टोटल लंबाई हाँ। कम हो जाती है। तो रात भर उसको रहने देते हैं, सुबह वो हटा दिए जाते हैं, तो दिन में हम्म बच्चा मायोपिया से फ्री रहता है, मतलब उसको हम्म चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती। पर वो हाँ। बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आता है। आजकल ये हम्म डी फोकस्ड लेंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, और हाँ। एट्रोपिन आई ड्रॉप्स, इन पे हाँ। काफी कुछ काम चल रहा है। पर फिर भी ये उन्हीं लोगों को ठीक करेगा जो इनको हम या तो प्री स्कूल में डायग्नोज कर लें या स्कूल गोइंग में अर्ली एज में डायग्नोज कर लें। हर एक को हम्म हम नहीं बोल सकते कि आप 18 साल में किसी को हो गया हाँ। मालूम पड़ा तो तब दे दें। तो हाँ। इसलिए हमें कम उम्र में ही उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है मायोपिया को।
हम्म। एक रही बात बिल्कुल लेटेस्ट वाली, क्योंकि ये चीजें तो क्या है, कम कर रही है मायोपिया को, ठीक नहीं कर हाँ रही। हाँ। ठीक करने वाली बात जब हम ले तो उसमें है जेनेटिक, मतलब जीन्स के लेकर, हम्म जीन्स का उपचार, जीन्स के थ्रू उपचार देना, वो अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है। अभी उस पे इतना काम नहीं हुआ है कि हम उसको प्रैक्टिकली हम्म। उपयोग में लाएं। तो हाँ। उसमें ये चाह रहे हैं, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट हो जेनेटिकली, कि मायोपिया हो ही ना, और यदि हो भी हम्म। जाता है तो उसका रिवर्सल हो सके। हाँ हाँ। तो ये दो चीजों के लिए, कि हो ना या रिवर्सल, इसके हम्म लिए हमें बहुत अभी रिसर्च करना है। और वो हम्म रिसर्च होगी तो वो दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब हम सभी के हम्म। लिए एक अच्छा दिन होगा कि हम मायोपिया को रोक सकते हैं। मिल्खा जी, बहुत बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखा आपसे इस विषय में बात करके। और एक एक सुखद जानकारी के साथ आपने आपने इस विषय को पूरा किया। हम आशा करें कि आने वाली पीढ़ियों को, एक तरफ तो स्क्रीन का एक्सपोजर मुझे लगता नहीं कि भविष्य में भी कुछ कम होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम मायोपिया को रोक सकेंगे बढ़ने से, या होने से ही रोक सकेंगे, तो बहुत बड़ा दिन होगा जब ऐसा होगा। बहुत अच्छा लगा। एक जी। खत्म होने से पहले मैं एक जो शुरुआत में टुटेजा सर ने एक जो बात बोली थी, उसपे एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, तो मैं 2 मिनट आपको वो बताना हाँ चाहूंगी यदि समय हो हाँ तो। हाँ, बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल वेलकम। और आपने बोला था शादी के लिए, कि पहले जमाने में ये होता था कि शादी कैसे होगी लड़की की। तो हम्म। उस वजह से मुझे एक मेरे मरीजा की याद आ गई। एक्चुअली उसको भी मैंने बचपन में ही चश्मा लग गया था उसको, फिर वो थोड़ा बड़ी हो गई तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाने लगी, फिर उसकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद उसके बाद भी वो एक आध बार आई मेरे पास, बोली वो मेरे ससुराल वालों को मैंने बताया नहीं। मैंने कहा ये तो गलत बात है, बताना चाहिए था। खैर एनीवे, बोली कि अब मैं, एक दिन उसका फोन आया, बोली मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आपको आंख दिखाने आ रही हूँ, तो आप ये मत जताना कि आप मुझे जानते हो, आप मुझे नंबर दे देना उनके सामने। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो दोनों आए, एज रूटीन जैसे सब पेशेंट को देखते हैं, हमने देखा, उसका नाम भी पूछा, जबकि मुझे मालूम था उसका नाम। हमने नाम पूछा, सब किया, उसको देखा, उसको चश्मा दिया, उसको बोला कि भाई तू कांटेक्ट लेंस लगाओ तो तुम्हारा चश्मा नहीं दिखेगा, वगैरह वगैरह। एंड बहुत अच्छे से उसका पूरा एग्जामिनेशन हो गया। वो उसका हस्बैंड भी खुश था, मतलब कोई उसको ऐसा नहीं लगा कि। लेकिन फिर मैंने उसके हस्बैंड को थोड़ा सा काउंसिल किया। मैंने कहा देखो ऐसा है कि अब चूंकि आपकी वाइफ को चश्मा लग गया है, तो आपके बच्चों को भी लगने की संभावना है, तो ऐसा कुछ हो तो आप बचपन में ही उनको दिखा देना। तो ये थोड़ी सी काउंसलिंग भी हो गई, फिर वो चली भी गई। फिर बाद में उसका फिर मुझे फोन आया, थैंक यू मैडम। मुझे बहुत मजा आया। आपने सोशल मेडिसिन भी यूज कर लिया आपने। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी, ये खैर 10 वर्ष पुरानी बात है, अभी की नहीं है। हाँ तो हाँ। हाँ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो तो बहू को, मतलब आने वाली लड़की को चश्मा ना हो, लड़के को भले ही हो, चश्मा वाली नहीं होना, चश्मा चश्मा वाली नहीं वाले, होना चाहिए। चश्मा भले वाली वो है। आके लड़ाई कर ले, भले आके हाँ, लड़ाई कर ले। बिल्कुल अब वही है बिल्कुल। ना, उस स्थिति में वो 100% मार्क्स दे के एक बहू या दामाद ढूंढ के लाना चाहते हैं, इसके 100% हर चीज में हो, उसमें कहीं भी कमी नहीं चाहते। बाद में चाहे उसमें से 50% लेस हो जाए, फिर स्वीकार्य है। और ठीक है, समाज ऐसे ही धीरे सही धीरे बात। बदलेगा। लेकिन मुझे भी तो बहुत मजा आया आपकी बातों में और और क्वेश्चंस में। और हमें वेरी। भी ये सॉल्यूशन देख के मजा आया। तो जाते जाते उल्का जी, आपने इतने सारी चीज बताई, सभी में संदेश था, पर एक और कोई संदेश आप कुछ, आप इसको इसको समराइज करके समाज के लिए, लोगों के लिए जानने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? जी हाँ, इस विषय में मैं सारे लोगों को, सभी लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि वह बच्चों में कोई भी उन्हें इस तरह का सिम्टम नजर आता है कि आंख को सिकोड़ कर देख रहा है, या उसको हेडेक हो रहा है, या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, वो स्कूल से गलत कॉपी करके ला रहा है, तो ऐसी छोटी बातों को नजरअंदाज कतई न करें।
इमीडिएटली वो डॉक्टर के पास जाए, आई स्पेशलिस्ट के पास जाए और उनसे उचित सलाह लें। और जैसा हम सभी डॉक्टर्स जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इन द सेंस, प्रिवेंशन हम नंबर का तो जितना कर सकते हैं करें, पर उसके आगे मतलब उस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो कि लेजी आई हो जाए, एम्ब्लॉयपिक आई हो जाए, जिसमें कि नजर फिर बढ़ ही नहीं सकती। तो किसी भी चीज को हल्के में न लें, बच्चे की कंप्लेंट्स को, और जाके दिखाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आगे बड़ी चीजों को होने से रोकती हैं। तो हाँ यही बड़ा हाँ। संदेश है कि बच्चे को जरूर समय समय पर आंख के डॉक्टर को दिखाते रहें। और उसके उसके व्यक्तित्व में कोई कमी न रह जाए, इसलिए अगर चश्मा लगता भी है तो उसे स्वीकार करें, अपना अपने उसको आगे बढ़ने की, किसी भी चीज में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते तो इस चीज में भी कमी क्यों छोड़ना। इसको लोग क्या बिल्कुल कहेंगे सोचना छोड़ दें, अपने बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। का बेहतरी देखना है बस। लोगों को कहने का तो सवाल नहीं है, उन्हें खुद को ही लगता है। लोग तो आगे जब हाँ बोलेंगे तो बोलेंगे, उन्हें खुद को हाँ लगता है कि मेरे बच्चे को चश्मा क्यों। जैसा हाँ डॉक्टर सुरेजा ने शुरू में बताया, हाँ वही बात होती है, मेरे बच्चे को चश्मा क्यों। वो उन्हें हाँ खुद उनको अंदरूनी हाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ और हाँ सब बड़ा समय के साथ मतलब सब कुछ बदल रहा है, और हाँ लोग ऐसे ही करते हैं। और बच्चे को भी जब 1 आध 2 साल हो जाते हैं तो फिर वो यूज टू हो जाते हैं इस चीज के लिए। हाँ फिर हाँ उन्हें हाँ कोई ज्यादा उसमें बुराई नजर नहीं हाँ आती। हाँ तो हाँ बस यही है कि बच्चों को की उचित देखभाल करें, उन्हें अच्छा पौष्टिक आहार दें, उनको बाहर खेलने दें, और सबसे इम्पोर्टेंट, स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है कम से कम हाँ करें। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो ये मेरे सब। बच्चे को चश्मा क्यों का जवाब ये है कि आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए ये एक तरीका है, तो उसकी आवश्यकता पूरी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने बहुत कठिन चीजों को बहुत सरल करके समझाया। मुझे लगता है हमारे श्रोता सब कुछ समझ गए होंगे, और फिर भी अगर उनके कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं यूट्यूब पर, और उनका आपको जवाब मिलेगा। हम आपसे और विषयों पर फिर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। बैक टू डॉक्टर टुटेजा सर। धन्यवाद उल्का जी। आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे आपने टाइम वक्त निकाला हमारे लिए और टुटेजा टॉक शो के लिए। और बहुत सारी भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई हैं उनका निराकरण करा आपने। और उम्मीद करते हैं कि ये भ्रांतियां निकाल के बच्चों की देखभाल बराबर होगी और उनकी दृष्टि अच्छी रहेगी। दृष्टि अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली ब्रेन भी ज़्यादा काम करेगा और पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकलेंगे बच्चे और समाज का हित होगा। और समाज में किसी प्रकार का आंखों की वजह से